नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। देश किसी के लिए भी अपनी जान से ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन अपने प्यारे देश को कोई क्यों छोड़ना चाहे, उसकी नागरिकता क्यों गंवाना चाहे, वोट का अधिकार क्यों अपने हाथ से जाने देना चाहे। लेकिन कई लोग नागरिकता छोड़ते हैं, हर देश में छोड़ते हैं और इसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। लेकिन जब नागरिकों द्वारा देश छोड़ने की रफ्तार बढ़ जाए, खास तौर पर नागरिकता ही छोड़ने की, तो किसी की भी देश के लिए यह एक चिंता की बात बन जाती है। भारत के लिए भी यह एक सोचने के लिए एक बड़ा मुद्दा हो गया है। दरअसल बीते कुछ सालों में भारत की नागरिकता छोड़ विदेशों की नागरिकता लेने वाले जो लोग हैं, उनकी तादाद काफी बढ़ गई। आंकड़े देखिए, 2011 से अब तक 17,50,000 से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े दिखाते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहली बात तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, 478 लोग रोज देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। सिंपल गणित। अब एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। यह आंकड़ा यह बताता है कि इस साल जून तक, ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, जून तक 87,026 इतने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। यानी कि 182.5 दिनों में इतने सारे लोग जो हैं वो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। यानी आप इसको तुरंत डिवाइड कीजिए, मैथ्स कीजिए, तो आप देखेंगे कि ये करीब 470 के आसपास होता है, 480 के आसपास हर रोज लोग छोड़ रहे हैं। बीते शुक्रवार को लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्री की जानकारी के मुताबिक बीते साल 2022 में 2,25,620 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ी और दूसरे देशों की नागरिकता ली। यह एक साल में देश की नागरिकता छोड़ने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से 2011 से अब तक के आंकड़े हैं, जो दिखा रहे हैं कि हर साल देश की नागरिकता छोड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। 2020 में कोरोना की वजह से ये बहुत बुरी तरीके से नीचे भी गिरी, 85,000 ही हो गई। लेकिन उसके बाद फिर इसमें बहुत तगड़ा उछाल आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लगातार उछाल आ रहा है। दूसरे देशों में वहां के नागरिक के तौर पर बसने वाले ये लोग दुनिया में भारत का नाम रोशन भी करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वो विदेशों में भारत का एसेट यानी कि संपत्ति है, तो उनको ऐसे ना देखा जाए कि वो देश छोड़ रहे हैं, वो देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या वो भारत की नागरिक रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते थे? भारत अपने इन लोगों को विदेशों में अपनी ताकत के तौर पर देखता है। ये ताकत काम भी आती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने के विदेश दौरों में यही भारतीय बड़े जोर और शोर से आगे आते हैं, सामने आते हैं और नए उभरते हुए भारत की एक ताकत को दर्शाने का प्रयास करते हैं। लेकिन नए उभरते भारत की यह ताकत किन देशों का रुख कर रही है? पारंपरिक तौर से भारत के सबसे ज्यादा नागरिक अपनी नागरिकता अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए छोड़ते रहे हैं। जैसे कि आप इस मैप के सामने के माध्यम से देख रहे हैं कि वो फ्लाइट इंडिया से निकली, कनाडा गई, यूएस गई, इंग्लैंड गई और ऑस्ट्रेलिया गई। सबसे ज्यादा यूएस जाते हैं। 2021 में 7,88,284 भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता ली। मतलब अब तक 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ली, 21,590 लोगों ने कनाडा की नागरिकता ली और 14,637 लोगों ने यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता ली। इन देशों के साथ भारत के करीबी संबंध हैं और सभी भारत के मित्र देश हैं। अधिकतर लोग काम के बेहतर मौकों के लिए इन देशों में जाते रहते हैं। यानी कि अगर आप एक औसत देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में करीब करीब 50 से 55,000 लोग हर साल भारत से यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिकता ले रहे हैं अकेले। सबसे ज्यादा भारत से लोग यूएस जाते हैं, उसकी सिटीजनशिप लेते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में कई और देश भारतीयों की पसंद बनते जा रहे हैं, जिसमें सबसे आगे हैं यूरोपीय देश। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी 2021 के ही आंकड़ों के मुताबिक ये देश भारतीयों के नए पसंदीदा ठिकाने बन रहे हैं। जैसे कि 2021 में यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई लोग इटली की भी उन्होंने नागरिकता ली
उसके बाद कुछ लोग सिंगापुर और न्यूजीलैंड की भी नागरिकता ले रहे हैं। करीब 2-1 हजार लोगों ने जर्मनी की नागरिकता ली, उतने ही लोगों ने नेदरलैंड्स की नागरिकता ली। स्वीडन में भी 1800 लोग गए, 1500 कुछ लोग जो हैं वो स्पेन चले गए। और इन सबको इन देशों की नागरिकता मिलने के साथ ही उनकी भारत की नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो गई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जिन प्रमुख 20 देशों की भारतीय लोगों ने नागरिकता ली है, उनसे 3 को छोड़कर बाकी उच्च आय या उच्च माध्यम आय वाले यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो उस तरीके वाले देश हैं जहां रहना भी उतना ही महंगा है। दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय यानी करीब 40 लाख अमेरिका में रहते हैं। इनमें से कई लोगों ने अमेरिका में अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी ऊंचाइयां हासिल भी की हैं। उन्हें हम भारतीयों की तरह भी देखते हैं। इनमें कारोबारियों से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक तक शामिल हैं। कुछ बड़े नामों को ही अगर आप ले लें जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं, 2019 में संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अभिजीत बैनर्जी भारत में पैदा हुए लेकिन बाद में अमेरिका के नागरिक बन गए। जब उन्हें नोबेल मिला तो उनकी मां ने कहा कि वो भारतीय हैं और अपनी नागरिकता छोड़ने का उनका मन नहीं था। सवाल यह है कि उन जैसे प्रतिभाशाली लोगों को नागरिकता क्यों छोड़नी पड़ती? क्या उन्हें भारत की नागरिकता भी बने रहने की कोई गुंजाइश होनी चाहिए थी कि वो बने रहते भारतीय? 2009 में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट वेंकटरमन रामकृष्णन भी भारत में पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका की दोहरी नागरिकता ले ली, यानी कि डुअल सिटीजनशिप ले ली, यूके और यूएस। उन्हें हम अपना ही मानते हैं, तो ऐसा क्यों है कि यहीं के वो नागरिक नहीं हैं और 2-2 देशों के वो नागरिक हैं? क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं बन के रह सकते थे? ये तो हमने 2 नाम दिए हैं। आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचई, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला, ऐसे कितने ही नाम हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है लेकिन अमेरिका की नागरिकता ले ली। क्या उनकी भारत की नागरिकता बनी नहीं रहनी चाहिए थी? और बन जाती तो अच्छा नहीं होता, इंडियन सिटीजन भी रहते वो। भारत की नागरिकता छोड़ना यह आसान नहीं होता किसी के लिए। हमने ऐसे ही एक भारतीय से बात की जिन्होंने अब ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है। उन्हें नागरिकता क्यों छोड़नी पड़ी, ये ब्रिटिश नागरिक बता रहे हैं। मैं पिछले 17 साल से यूनाइटेड किंगडम में रहता हूँ। नौकरी करने आया था, यही नौकरी करता रहा और धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक समय आया जब आपको पूछा जाए, भाई अब आप कहीं रहते हैं कितने भी साल, तो जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका घर हो जाता है। तो एक समय आया जब मुझे ये फैसला लेना पड़ा कि मैं कहाँ का पासपोर्ट रखूं, और यहाँ यूनाइटेड किंगडम का पासपोर्ट लेने के लिए मुझे यहाँ नेचुरलाइज होने का अवसर मिला। तो फैसला लेना कि क्या मैं ब्रिटिश इंडियन हूँ, ये उतना कठिन नहीं था, लेकिन कठिन ये ज़रूर था कि यूनाइटेड किंगडम का पासपोर्ट लेने का मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट, इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़े। यूनाइटेड किंगडम को कोई तकलीफ नहीं है कि आप 2 जगह का पासपोर्ट रखें, बल्कि यहाँ पर कभी भी बहुत सारे फॉर्म भरे मैंने जिसमें मुझसे पूछा गया कि आप कौन हैं। तो आप कौन हैं का सवाल कभी भी ये नहीं होता था कि आपकी नागरिकता क्या है। आप कौन हैं का सवाल हमेशा यहाँ ये होता है कि आपकी इथनिसिटी क्या है, आप अपने आप को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसमें मैं ब्रिटिश इंडियन हूँ और यही चीज़ मैं तब भी लिखता था जब मेरे पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट था, और मैं आज भी लिखता हूँ जब मेरे पास यूनाइटेड किंगडम का पासपोर्ट है। अब आप पासपोर्ट कहीं का भी हो, पासपोर्ट तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। आप किसी के अंदर से हिंदुस्तानी तो नहीं निकाल सकते हैं। जो जहाँ का था, जिसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, जो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो आप बोलते हैं, जैसा आपका रहन सहन है, जो आप जिन चीज़ों पे आपको जिनसे आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, जिनको आप अपना कहते हैं, वो चीज़ें तो नहीं बदल जाती।
अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक और आईसीसीआर के महानिदेशक सुरेश गोयल। सुरेश जी, ज्यादा से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार एक ट्रेंड देखने को मिला है कि ये बढ़ता जा रही है, ये संख्या बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए ज्यादातर इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर शायद इतना फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन ये बहुत प्रेस के तौर पर, एक खबर के तौर पर ये अच्छी खबर नहीं होती है कि भारत से 87,000 लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी, क्योंकि वो जहां वहां पर कहीं भी हो, यूएसए में कहीं भी हो, उनको वहां पर अपने जो है प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छे नजर आते हैं, या जो भी वजह हो। आपने पढ़ा भी होगा, काफी लोगों ने कहा है कि हम भारत छोड़ना चाहते हैं, काफी सारी वजह रही है। तो ये खबर अच्छी सुनने में नहीं लगती है। तो मैं यही कहूंगा कि सब्सटेंटिवली इतना फर्क नहीं पड़ता है। भारत के पास इकोनॉमिकली काफी साधन है, लेकिन बैड प्रेस, ये खबर अच्छी नहीं होती है। जी, क्या वजह हो सकती है कि इतने सारे लोग छोड़ रहे हैं? मतलब ये एक अच्छे, जैसे कि अभी राहुल बता रहे थे कि एक नेचुरलाइज होने का मौका मिलता है, या एक ज्यादा मजबूत पासपोर्ट उनको मिल जाता है? इकोनॉमिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, क्या है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है, क्या है मुख्य वजह? 3 वजह हो सकती हैं, बल्कि 2 वजह कहूंगा मैं। एक तो कि जैसे हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पर अपनी उन्नति के लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट से काम मिल रहा है, घर बन रहा है, कार है, ये है, सब वो है, कंफर्टेबल लाइफ है, एक तो उसके लिए। और ज्यादातर लोग, मैं ये कहूंगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेकर के वो वहां पर स्टूडेंट बन रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटीज में वहां पर जो पढ़ाई होती है हमको मालूम है वो, या कनाडा जा रहे हैं। यूएसए की बात अलग है, यूएसए में जो जाते हैं ज्यादातर वहां पर काम ढूंढते हैं अपनी एजुकेशन के बाद। तो ज्यादातर लोग जो जाते हैं एक आर्थिक तौर पर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए राजनीतिक कारण होते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि जैसे कनाडा में हो रहा है, यूके में हो रहा है, काफी सारे खालिस्तानी सपोर्टर वहां पहुंच रहे हैं। और तीसरी चीज मैं कहूंगा, जो ओसीआई का इंस्टीट्यूशन है, उससे इन लोगों को काफी आराम हो गया है कि अगर वो अपना इंडियन पासपोर्ट छोड़ भी देते हैं और बाहर की नागरिकता इख्तियार कर लेते हैं, तब भी उनको ओसीआई कार्ड के बल के ऊपर भारत में कोई तकलीफ नहीं होती है। जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, ये इसलिए लोग करते हैं क्योंकि तमाम देश जो है वो दोहरी नागरिकता रखते हैं। एक हिंदुस्तान में नहीं है, और भी जगहों पर हो सकती है ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में तो नहीं है। यानी कि आप कहीं और गए तो आपको यहां सरेंडर करना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है? मुझको नहीं लगता कि इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कह चुका हूं कि ओसीआई कार्ड मिलने के बाद मैंने देखा है कि जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, उनको अपने बिजनेस से ज्यादा मतलब है। उनको इस बात से कोई खास मतलब नहीं है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो वोट करना है, या बल्कि अगर वो सिटीजन हो जाएंगे यहाँ पर, टैक्सेशन में उनको दिक्कत हो जाती है। ओसीआई कार्ड में उनको टैक्सेशन में दिक्कत नहीं होगी, टैक्सेशन, लिबरल टैक्सेशन मिलता रहेगा। तो ज्यादातर लोग जो है, जिनको अपने खाली बिजनेस के लिए या अपने इकोनॉमिक रीजन से बाहर का पासपोर्ट लेना पसंद करते हैं, वो भारत के लिए ज्यादातर ओसीआई ही पसंद करते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज काफी ज्यादा हैं और जो नहीं मिलता है उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। गोयल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे कई जानकार मानते हैं कि समय आ गया है, जो आखिरी सवाल हमने एम्बेसडर गोयल से पूछा, कि भारत भी दोहरी नागरिकता जैसा प्रावधान करे। दरअसल क्या है, दुनिया के करीब करीब 50% देशों में ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, लेकिन भारत इन देशों में शामिल नहीं। अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। वैसे भारत ने दोहरी नागरिकता की जगह प्रवासी भारतीयों को 2005 में ओसीआई की सुविधा दी, जिसे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसके आधार पर विदेश की नागरिकता लेने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत में वोट डालने के अलावा अधिकतर सुविधाएं मिल जाती हैं।
लेकिन पहचान तो पहचान है साहब। आपकी पहचान हिंदुस्तानी की, आप अपने आप को इंडियन भले ही कहें, इंडियन ओरिजिन का कहें, लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं होंगे आप किस देश के नागरिक हैं, यह आपकी मौलिक पहचान का एक खास हिस्सा है। इसीलिए दोहरी नागरिकता की मांग तेज हो जाती है। दरअसल हर व्यक्ति दूसरे देश में रहने के लालच में अपनी नागरिकता नहीं छोड़ता। वोट देने का लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो नहीं छोड़ना चाहता। कई लोगों के लिए यह मजबूरी हो जाती है। कई कारोबारी, कई वैज्ञानिक या अन्य विशेषज्ञता वाले पेशेवर अपने काम से जुड़ी बेहतर सुविधाओं के लिए भी दूसरे देशों में जाते हैं और जाने को मजबूर भी हो जाते हैं। अब पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसके दौरान इस दिशा में एक बात जरूर हुई। हालांकि तब भी दोहरी नागरिकता की बात पूरी तरीके से नहीं हुई थी। तब मंत्रियों के एक समूह ने एक विधेयक के मसौदे को हरी झंडी दी थी, जिसका मकसद प्रवासी भारतीयों को भारत की लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया, और जो प्रक्रिया है माफ कीजिएगा, उसमें शामिल होने का एक मौका देकर देश के आर्थिक विकास में भागीदार बनाना। जनवरी 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रवासी भारतीय दिवस पर यह भी उम्मीद जाहिर की कि 2014 के आम चुनावों तक जो एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो भारत में वोट देने का अधिकार उनको मिल जाएगा। लेकिन तब भी कानून मंत्रालय का यह विचार था कि ऐसा करने से दोहरी नागरिकता का एक सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि विदेश में रह रहे भारतीय मूल के सभी लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है। तो आप एनआरआई के लिए वोटिंग राइट अगर खोल देंगे तो फिर जरूरी नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन हो। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत को भी दोहरी नागरिकता देने पर विचार करना चाहिए। दरअसल दोहरी नागरिकता यानी कि डुअल सिटीजनशिप वाले लोग एक साथ दो देशों के नागरिक होते हैं। उन्हें बाकी नागरिकों जैसी ही सुविधाएं मिलती हैं। वो वोट दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, सामाजिक सुविधाएं ले सकते हैं और अन्य वो सभी फायदे जो किसी भी नागरिक को मिलते हैं। लेकिन दोहरी नागरिकता के तहत दूसरी नागरिकता उसी देश की ली जा सकती है जिसके साथ आपके पहले देश का इस सिलसिले में कोई समझौता हुआ हो। समझौता अगर नहीं हुआ होगा तो आपको हरी झंडी नहीं मिलेगी। और दोनों देश एक दूसरे के यहां दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को मान्यता देते हैं। दोहरी नागरिकता के कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि अगर किसी को अमेरिका की भी नागरिकता मिली है तो उसे वो सारे फायदे मिलेंगे जो अमेरिकी नागरिक को मिलते हैं। जैसे उन्हें दुनिया के 186 देशों में वीजा फ्री प्रवेश मिलेगा, क्योंकि अमेरिका का पासपोर्ट इतना मजबूत है। अब भारत का उतना मजबूत नहीं है, लेकिन वो अमेरिका की सुविधा मुहैया कर सकते हैं। दोहरी नागरिकता में दोनों देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा उनको मिल सकता है। दोहरी नागरिकता में आप दूसरे देश में पढ़ाई की सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए वहां के विश्वविद्यालयों में दाखिला आसानी से मिल सकता है। डुअल सिटीजनशिप में वर्क वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और किसी को भी अपना कारोबार फैलाने या नई नौकरियां पाने का आसानी से अवसर मिल सकता है। डुअल सिटीजनशिप जिन्हें मिलती है वो दूसरे देश में अपने रिश्तेदारों को भी आसानी से नागरिकता दिला सकते हैं। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति के लिए अपने परिजनों को ग्रीन कार्ड दिलाना आसान हो जाए। दोहरी नागरिकता के कुछ नुकसान भी, क्योंकि अब तक तो हमने फायदे की बात की है, अब नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। नुकसान नंबर 1, नुकसान ये है जैसे इसे पाने की प्रक्रिया कुछ जटिल, कुछ महंगी और समय लेने वाली होती। ऐसे लोगों को दोहरा टैक्स भी देना पड़ सकता है कि अमेरिका में भी टैक्स, यहां पर भी टैक्स। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता वाले लोगों को सरकार वहां से टैक्स वसूलती है। उन्हें दोनों देशों के कानूनों का पालन करना पड़ता है। जैसे कुछ देशों में कुछ साल सेना में काम करना अनिवार्य है। अपने मूल देश को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले उस देश के पासपोर्ट की ताकत से भी प्रभावित होते हैं। दरअसल जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि 186 देश में आप जा सकते हैं यूएस के पासपोर्ट से। अब दरअसल किसी भी देश का पासपोर्ट उस देश की साख का भी एक संकेत होता है, एक इशारा होता है। यही वजह है कि कई लोग
उन्हीं देशों की दोहरी नागरिकता लेते हैं जिनकी साख बड़ी हो और उनका पासपोर्ट उतना ही मजबूत माना जाता हो। किसी भी देश के पासपोर्ट की साख कितनी है, इसके लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक इंडेक्स है, एक एजेंसी है जो कि इसके बारे में एक ब्यौरा देती है, उसकी ग्लोबल रैंकिंग की जाती है। यह इंडेक्स हर साल दुनिया के 199 देशों की रैंकिंग करती है। इसका आधार यह होता है कि किस देश के पासपोर्ट पर वहां के नागरिक दुनिया के कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। इसके आधार पर अगर ताजा ग्लोबल रैंकिंग पर नजर डालें तो पता चलेगा कि इस साल सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट बनकर के उभरा है। इसके आधार पर दुनिया के 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं अगर आप सिंगापुर राष्ट्र के नागरिक हो या अगर आपके पास वहां का पासपोर्ट। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन के पासपोर्ट हैं जिससे आप 190 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। तीसरे स्थान पर जापान, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन है। 189 देशों में आप जा सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान बीते 5 साल से पहले स्थान पर था, लेकिन अब तीसरे स्थान पर आ गया है। डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम सब चौथे स्थान पर हैं। 188 जगहों पर आप जा सकते हैं। बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यहाँ के पासपोर्ट जो हैं वो 5वें स्थान पर हैं। 187 देशों में आप जा सकते हैं। जबकि अमेरिका की रैंकिंग घटकर 8वें स्थान पर आ गई है। अब आप अमेरिकी पासपोर्ट से 184 देशों का ही वीजा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो नीचे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से भारत 81वें यानी कि 81 पोजीशन पर है, जो 2022 में 87 थी। यानी भारत के पासपोर्ट की साख थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी जैसे कि आप देखें बड़े बड़े पासपोर्ट्स के मुकाबले रैंकिंग थोड़ी सी पीछे इंप्रूव हो रही है। वहां नहीं पहुंची है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत के पासपोर्ट के आधार पर आप 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। परेश कारिया हमारे साथ हैं, इमिग्रेशन एडवाइजर। आइए उनसे बात करते हैं। परेश जी, इस साल अब तक हर दिन औसतन 478 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ी। इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले हमने देखा है कि पिछले 10 इयर्स में ये जो नंबर्स है ऑन एन एवरेज 1,30,000 से 1,40,000 के बीच में रहे हैं। अगर आपने देखा 2021 में ये नंबर डिप हो गया 85,000। दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड रिलेटेड प्रोसेसिंग। कोविड की वजह से सारा प्रोसेसिंग, वेदर इट इज विजिटर्स वीजा, स्टूडेंट्स वीजा, सारी एम्बेसीज में प्रोसेसिंग डिले हो गया था। तो वो बैकलॉग धीरे धीरे 21-22 में क्लियर हो रहा है। तो वो आप देखेंगे कि जो वहां पे जो नंबर 50,000 से कम हो गया था, दैट गॉट पुश्ड ओवर टू द नेक्स्ट 2 इयर्स। उसका एक ये इफेक्ट है, राइट? सो वी हैव टू लुक एट इट इन दैट सेंस। दूसरा, अगर हम ये देखते हैं, ये इसका मतलब जो देख रहे हैं कि ये नंबर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे लोग जो भी 2,20,000 लोग या 25,000 लोग 22 में इंडिया के बाहर गए हैं। अभी हाउ डू वी गेट अ सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री? सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री मिलने के लिए हमें पहले वहां जाके रहना पड़ता है कुछ समय के लिए। यू नीड टू गेट फर्स्ट परमानेंट रेसिडेंसी। जो भी कंट्रीज हमने मेंशन किए हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यहाँ पे हमें 3, 4, 5 साल तक पहले जाके बसना होता है। वहां रहने के बाद हम एलिजिबल होते हैं सिटीजनशिप के लिए। देन वी हैव टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। हमें कुछ और भी कंडीशंस मीट करनी होती है अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंसी, जैसे कि टेस्टिंग, लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, ओथ देना होता है, वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं 2 लाख के, ये लोग हैं जो 5, 6, 7 साल या उससे पहले भी वहां जाके बसे हैं, एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड टू टेक अप इंडियन गिव अप इंडियन सिटीजनशिप। जी परेश जी, क्या ओसीआई कार्ड जो 2005 में आया, अब उसमें वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन उसका कितना फायदा होता है? क्या आपको लगता है कि डुअल सिटीजनशिप की अब जरूरत है, ओसीआई से नेक्स्ट लेवल पर जाने की जरूरत? अगर आप इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करके फॉरेन सिटीजनशिप टेक अप करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट ओसीआई का स्टेटस देती है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट मींस यू आर कंसिडर्ड टू बी एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपको एक ओसीआई कार्ड दिया जाता है। दिस ओसीआई कार्ड इज सिमिलर टू परमानेंट रेसिडेंसी इन इंडिया। इससे आप इंडिया में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पे जब चाहे विदाउट वीजा आ सकते हैं, जितना चाहे रह सकते हैं, यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स आर अवेलेबल विद ओसीआई कार्ड। तो ओनली बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी कि आप वोट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई गवर्नमेंट पोजीशन नहीं ले सकते हैं, और आप यहाँ के कोई
एग्रीकल्चरल लैंड, नई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कर सकते हैं। अदर देन दैट, विद एन OCI कार्ड यू कैन एंजॉय सारी बेनिफिट्स जो एक इंडियन सिटीजन या इंडियन रेजिडेंट एंजॉय करता है। तो आई डोंट थिंक ड्यूअल सिटीजनशिप इज सच अ बिग कंसर्न। देखिए, ड्यूअल सिटीजनशिप का सवाल कभी आता है जब आपका पासपोर्ट पावरफुल हो। अगर आपको लगता है कि आपका पासपोर्ट पावरफुल है और उसका आपको बेनिफिट है या आपको कोई पॉलिटिकल रोल प्ले करना है, देन यू नीड ड्यूअल सिटीजनशिप। अभी आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा वगैरह के पासपोर्ट काफी पावरफुल है, तो आप अगर वहां वो कंट्री का ऑब्वियसली कंपेयर टू इंडिया, इंडिया के पासपोर्ट से आप सिर्फ 70 कंट्रीज या अराउंड 70 कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, वेराज with a for US or Canadian or Australian passport you can travel 170 plus countries visa free over the world. So अगर choice है between the two passport, obviously लोग foreign passport ही पसंद करेंगे। बट इसका मतलब ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि हमने इंडियन का सिटीजनशिप दे दिया। OCI कार्ड से भी आपको सेम बेनिफिट मिलती है। आपको ज्यादा से अगर आप फॉरेन सिटीजन हो गए तो आपको इंडिया आना फ्रीली मिल जाता है। अगर यहाँ इंडिया में आप फ्रीली रह सकते हो तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। जी परेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो लगातार बढ़ रही है संख्या उन लोगों की जो कि भारत की नागरिकता छोड़ बाकी जगहों की नागरिकता ले रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक्सपर्ट्स की राय सुन ली, एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली, आप बताइए आपकी क्या राय है, सोचिएगा जरूर इस बारे में। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट को इस पर स्टे खत्म होने से पहले सुनवाई करने का निर्देश दिया है। सोमवार सुबह 7 बजे ही पुरातत्व विभाग के अधिकारी निचली अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने पहुंच गए। भारी सुरक्षा के बीच सर्वे चल रहा था कि 4 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक रहेगी। मुस्लिम पक्ष तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करे। हाई कोर्ट रोक खत्म होने से पहले ही सुनवाई करे। हमारा मत है कि मुस्लिम पक्ष को सांस लेने का वक्त देना चाहिए। ये सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। एक गलत दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई कि उनको हाई कोर्ट जाने का वक्त नहीं मिला। फ्राइडे से लेकर मंडे तक जब वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे तो हाई कोर्ट भी जा सकते थे और बहुत सारी प्रक्रियाओं का भी उल्लंघन किया गया। हमारा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट को पावर एक्सपर्ट ओपिनियन देने की, ऑर्डर 26 रूल 10A में कोर्ट को पावर है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराने की और उसी के अनुपालन में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने आदेश पारित किया। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट 26 तारीख की शाम 5 बजे तक कोई रोक नहीं लगाता है तो फिर से SI का अपना काम शुरू होगा। मस्जिद कमेटी की तुरंत दखल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल ASI का खुदाई का कोई इरादा नहीं है, ना ही एक भी ईंट हटाई गई है। अभी सिर्फ मैपिंग, फोटोग्राफी और रेडार इमेजिंग का काम हो रहा है। मुस्लिम पक्ष 1 हफ्ते के भीतर हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर रोक लगाने की मांग करता रहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। जो लोअर कोर्ट ने वो दिया था ये ऑर्डर कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम साइड ने उसको अपोज किया है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस इसके खिलाफ अपील की गई है। तो बेहतर ये होता कि पहले सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देता और उसके बाद ही कोई सर्वे होता। सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोई भी मुसलमान कोई भी मस्जिद किसी इबादतगाह को गिरा कर या किसी की दूसरी के ज़मीन पर कब्जा करके कभी नहीं बनाते हैं। फिलहाल मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा, लेकिन यह भी तय है कि कुछ दिनों बाद ये लड़ाई फिर सुप्रीम कोर्ट ही आएगी। ज्ञानव्यापी के इस मुद्दे को तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेज दिया, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो निचली अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और अब उसी कड़ी में ये एक और मामला भी शामिल हो गया है। जाहिर है कि इस मुद्दे पर फिलहाल कानूनी लड़ाई थमने वाली नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। राजस्थान में गहलोत सरकार से बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को आज राज्य विधानसभा से मार्शलों ने उठाकर बाहर कर दिया। राजेंद्र गुढ़ा सदन की कार्रवाई के दौरान एक लाल डायरी लहरा रहे थे और दावा कर रहे थे कि इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कच्चा चिट्ठा है। इस मामले में कांग्रेस का आरोप है कि राजेंद्र गुढ़ा बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं
और मौका परस्त राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो राजेंद्र गुढ़ा भी पूछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अब पूछने लगी है कि इस लाल डायरी में क्या है। राजस्थान में राजनीतिक तूफान, आखिर क्या है लाल डायरी का राज? सोमवार सुबह गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सदन में पहुंचे। उनके हाथ में एक लाल डायरी थी जिसे वो सदन में पेश करना चाहते थे। स्पीकर ने इजाजत नहीं दी, कहा मेरे कमरे में आओ, और बवाल खड़ा हो गया। गुढ़ा का आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई और हाथ से लाल डायरी छीनी गई। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। जब सदन में उन्होंने दोबारा प्रवेश करने की कोशिश की तो मार्शल ने उन्हें आने नहीं दिया। अब वो इस सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। आखिर क्या है ये लाल डायरी जिससे राजस्थान में हंगामा खड़ा हो गया है? अगर गुढ़ा की माने तो इसमें गहलोत सरकार का लेखा जोखा है। उसमें लिखा हुआ है कि जब जब सरकार संकट में थी तो क्या क्या लेन देन हुए सरकार को बचाने के लिए। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे, जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे देके, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। गुढ़ा ने बताया कि जब मुख्यमंत्री के एक करीबी पे रेड चल रही थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर लाल डायरी उनके घर से निकाल लाई और उसे उन्हें जलाने को कहा गया था। तो हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गुढ़ा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पे निकाल ला। 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला। अब इस राजनीतिक विवाद में बीजेपी कूद चुकी है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे, तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। ये लाल डायरी आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी है। लाल डायरी का रहस्य से बाहर आना चाहिए और मैं अपील करूंगा राजेंद्र गुढ़ा जी से कि वो लाल डायरी के सारे दस्तावेजों को उनका अगर उनके पास है तो उनको सक्षम एजेंसी को सौंपना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक समय था जब गुढ़ा गहलोत के करीबी माने जाते थे। जब गहलोत सरकार 2018 में जीत के आई तो गुढ़ा ही बसपा के 6 विधायकों को लेकर आए और उन्होंने कांग्रेस में बसपा का विलय करवाया। जब अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट खड़े हुए तो गुढ़ा ने गहलोत का समर्थन किया। राजस्थान में लाल डायरी का किस्सा कोई फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इससे राजनीतिक हलचल मच चुकी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये सचमुच अशोक गहलोत को हानि पहुंचा सकती है या फिर राजेंद्र गुढ़ा कांग्रेस का दामन छोड़ के कोई नई राजनीतिक राह अपनाएंगे। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं नोएडा का एक अजीबोगरीब वाकया। चूहा मारने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह एक वायरल वीडियो है जिसमें देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति खान बिरयानी विक्रेता जैनालुद्दीन ने अपनी बाइक के नीचे एक चूहे को बार बार कुचला। किसी ने यह वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। इसके बाद नोएडा फेज 3 की पुलिस ने आज इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया चूहा मारने के इल्जाम में। धाराएं कौन सी लगाई हैं अभी यह साफ नहीं हुआ है। अब देखिए, इसमें 2 बातें। घर बाहर नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को मारना एक आम बात है ना। आप भी जाते हैं, रैट किल लेके आते हैं, चूहे को चिपका देने वाली वो मैट लेकर के आते हैं, रैट किल जहर चूहे को आप देते हैं, चूहा दानी आप लेकर के आते हैं, ये सारी चीजें आप भी लाते हैं। क्यों? क्योंकि चूहा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, अनाज को नुकसान पहुंचाता है, बीमारियों की जड़ है चूहा। तो इनको मारना तो अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये तस्वीर जो चीज दिखा रही है वो है क्रूरता।
बार बार बाइक आगे पीछे करके उसको कुचलना, इस तरीके से ये एक क्रूरता, एक जीवित प्राणी को किस तरीके से आप क्रूरता से कुचल रहे हैं वो ये दर्शाता है। अब देखना ये है कि पुलिस जहां जांच कर रही है वो किस पहलू पर जांच कर रही है और क्या धाराएं लगाई, क्रूअल्टी की धाराएं हैं या फिर मर्डर की धाराएं हैं या किस चीज की धाराएं हैं, क्योंकि अभी किसी को कुछ नहीं मालूम है। आगे नोएडा पुलिस इस चीज को बताए। अगर चूहा मारने पर गिरफ्तार किया है तो फिर तो भाई हम कहेंगे सतर्क हो जाइए। आप घर में चूहेदानी लेकर के आए, आपने चूहे को फंसा दिया, पता चला आप पर अपहरण का आरोप लग जाए, मजाक की बात है। देखना यह होगा कि कहीं ये धाराएं क्रूरता के तहत तो नहीं है, क्योंकि क्रूरता तो नहीं दिखानी चाहिए, बार बार बाइक के टायर के नीचे उसको लाना। पर किस्सा अजीबोगरीब है। चूहे के मारने पर एक शख्स गिरफ्तार नोएडा में। राज्यसभा के सभापति आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को समझाते रहे, लेकिन वो हंगामा करते रहे। निलंबित कर दिया, वो फिर भी हंगामा करते रहे। इस तरह से पूरे दिन की कार्रवाई एक व्यक्ति की जिद की भेंट चढ़ गई। संजय सिंह अब संसद के पूरे मॉनसून सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वो बाहर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है वो ये है कि क्या संजय सिंह हंगामा करने को अपना हक समझ बैठे हैं? सोमवार को 27 विपक्षी सांसदों ने नियम 267 के तहत मणिपुर पर राज्यसभा में चर्चा की मांग के लिए नोटिस दिया। चेयरमैन ने इसे स्वीकार नहीं किया और 12 बजे से राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू हो गया और हम निरंतर उनके संपर्क में रह करके उनको। लेकिन चेयरमैन के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सदन के वेल में पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन के नेता पीयूष गोयल खड़े हुए और उन्होंने संजय सिंह के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें मॉनसून सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित करने का मोशन मूव कर दिया। Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. लेकिन निलंबन के बावजूद संजय सिंह राज्यसभा से बाहर नहीं निकले और सदन में मौजूद रहे। संजय सिंह अभी भी सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे तुरंत सदन से हटने का आग्रह करता हूं। 2 बजे उन्हें उपसभापति ने बाहर जाने का निर्देश दिया। जब वो नहीं माने तो सदन की कार्रवाई 1 घंटे और स्थगित करनी पड़ी। सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित किया जाता है। मेरी अपील के बावजूद सदस्य सदन से बाहर नहीं गए और 3 बजे भी जब संजय सिंह सदन से बाहर नहीं निकले तो उपराष्ट्रपति को सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदस्य को अपने निलंबन के तुरंत बाद सदन से हटना होता है, जिसका अनुपालन माननीय सदस्य ने अभी तक नहीं किया है। मैं एक बार फिर पुनः माननीय सदस्य से सदन से हटने का आग्रह करता हूं। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने सांसद के साथ खड़ी है। राघव चड्ढा ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र में राज्यसभा के भीतर बहस करने की मांग पर भी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो इस देश में क्या ही लोकतंत्र पड़ेगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सदन में नारेबाजी और नियमों का उल्लंघन करने की वजह से संजय सिंह निलंबित हुए हैं। इससे पहले नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध और हंगामा करने पर उन्हें 3 फरवरी 2021 को राज्यसभा से 1 दिन के लिए निलंबित किया गया था। जुलाई 2022 में मॉनसून सत्र के दौरान प्लेकार्ड्स लेकर महंगाई पर हंगामा और चेयर पर पेपर फेंकने की वजह से उन्हें सदन से निलंबित किया गया था। इस साल बजट सत्र के दौरान 13 फरवरी को राज्यसभा चेयरमैन ने संजय सिंह को 7 बार एक समान एडजर्नमेंट नोटिस देने के लिए सेंसर किया था।
आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो संसदीय जनतंत्र विरोधी चरित्र है। वे संसदीय जनतंत्र में आरोपित की हुई पार्टी है, इसलिए संसदीय जनतंत्र को की मर्यादा को नहीं मानते हैं, संसदीय जनतंत्र की जो परंपराएं हैं उसे नहीं मानते हैं। मैं नहीं कहता कि मणिपुर में जो हुआ अच्छा हुआ, उसकी भर्त्सना करते हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन राजस्थान के लिए तो बोलकर दिखा दो, उसके लिए बोल लेते, छत्तीसगढ़ में बोल लेते, पश्चिमी बंगाल में क्या नंगा नाच हुआ सबने देखा है, कैसे नेतृत्व करके माता बहनों को घुमाया गया, कैंडिडेट को अंदर क्या दुर्व्यवहार किया है वो दिखाई नहीं दिया इनको, संजय सिंह को जी। ये पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सांसद संजय सिंह को राज्यसभा चेयरमैन ने निलंबित किया हो। इससे पहले 2021 में और 2022 में भी संजय सिंह नियमों का उल्लंघन करने की वजह से सदन से निलंबित हो चुके हैं। पिछले 3 साल में ये तीसरा निलंबन संजय सिंह के लिए एक चेतावनी भी है कि आने वाले समय में अगर उन्होंने अपने आचरण में सुधार नहीं किया तो उनके खिलाफ आगे चलकर और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। संसद भवन से आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।